पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्राफ के टाइप्स के बारे में था, ग्राफ किसको कहते हैं और ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। आज हम कुछ स्पेशल टाइप्स के सिंपल ग्राफ देखेंगे। सिंपल ग्राफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वो ग्राफ सिंपल ग्राफ कहलाता है जो बिना लूप और बिना पैरेलल एजेस के साथ बना हुआ हो। ठीक है, आज हम कुछ सम स्पेशल सिंपल ग्राफ देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला है नल ग्राफ। ठीक है, नल ग्राफ। अब ये नल ग्राफ क्या होता है? नल ग्राफ वह ग्राफ जिसमें सिर्फ वर्टेक्स हो और कोई भी एज ना हो। ठीक है, तो बिना एज बिना लूप वगैरह वाला जो ग्राफ होगा वो आपका नल ग्राफ होगा। तो नल ग्राफ का एग्जांपल मैं बता दूँ, इस तरह के पॉइंट्स, ये नल ग्राफ है और कुछ भी नहीं है। ओके, इस नल ग्राफ के बाद हम बात करेंगे कंप्लीट ग्राफ की। ठीक है, कौन सा ग्राफ कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा? तो इसकी डेफिनेशन इस तरह, ए ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट इफ each vertex of the graph is connected to every other vertex। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन होगी, इफ ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। माने कि इसकी मैं बात करूँ एग्जांपल्स की मैं कोई भी ग्राफ कंप्लीट ग्राफ कब कहलाएगा? जब उसका वर्टेक्स जो है वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मान लो मैंने ये 4 वर्टेक्स का कोई ग्राफ लिया। ठीक है, ये 1 2 तीनों से कनेक्टेड है और ये, ठीक है, तो ये कंप्लीट ग्राफ हो गया। इसमें हर वर्टेक्स सारे दूसरे वर्टेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 वर्टेक्स का हमने कोई लिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट कब कहलाएगा? जब सारे वर्टेक्स आपस में इस तरह से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जैसे K4। लिखने का तरीका क्या है? ये K5। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ हो गया। इसके बाद आता है रेगुलर ग्राफ, कि कौन सा ग्राफ हम रेगुलर ग्राफ इसको बोलेंगे। तो ग्राफ जो होगा रेगुलर, ठीक है, डेफिनेशन में इसकी बोल के बता देता हूँ आपको कि रेगुलर ग्राफ किसको बोलेंगे हम? उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ कहेंगे जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। ठीक है, वो ग्राफ रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ, इस ग्राफ में आप देखोगे तो हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1 2 3 4, इसकी डिग्री भी 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी 4। तो हर वर्टेक्स की डिग्री अगर 4 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? है तो K5 टाइप का, पर बोलेंगे क्या? 4 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, यहाँ उसकी डिग्री लिख दी जाएगी। ये एक रेगुलर ग्राफ है, हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो जिस भी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम हो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। ओके, ये क्लियर हो गया? इसके बाद आता है हमारा बाइपर्टाइट ग्राफ। अब बाइपर्टाइट ग्राफ हिंदी में बोलते हैं इसको द्विखंडी या द्विविभाजित ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ बेसिकली क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ये है, इफ द वर्टेक्स एट V ऑफ अ ग्राफ G कैन बी पार्टीशन्ड into 2 non-empty disjoint subset x and y in such a way that each edge of G has one end in x and one end in y। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ग्राफ के जो वर्टेक्स है उसके सेट को 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कंडीशन है, इन ए कैन बी पार्टीशन इनटू 2 नॉन-एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट। हम वर्टेक्स को 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, x और y सेट बना रहे हैं वर्टेक्स के सेट का। ठीक है, अच्छा, उसके अगली खास बात क्या है? x और y दोनों क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़, लास्ट चीज़ क्या है उसमें, कि हम एक सेट x का कोई वर्टेक्स उठाएं, एक कोई y का वर्टेक्स उठाएं, तो उन दोनों को बीच में एक एज कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी सेट के 2 वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। इतनी सी बात है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बता दूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल दिया, ग्राफ बनाया, मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिया। ओके, चलो, और एक एंड ये बना देते। चलो मैं इनके नाम दे देता हूँ, A B C D E F and G। आपके पास A B C D E F G इस ग्राफ के आपके इतने 7 वर्टेक्स है। क्या ये बाइपर्टाइट है? तो देखेंगे, मैं इसमें 2 सेट बना रहा हूँ, x एंड y। ठीक है, और इसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इस फॉर्म में। देखेंगे आप, क्या मैं इसी ग्राफ को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ
ओके ये मेरा ए और डी एज इट इज़ है, इसको मैंने एक तरह से यू मोड़ दिया, तो बी यहाँ चला गया, ओके, और ई ऊपर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अपनी लोकेशन पे ऐसे की ऐसे ही, एफ अपनी जगह पे है, सी अपनी जगह पे है और जी अपनी जगह पे है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिख रहा है क्या, जैसे ई और सी कनेक्टेड नहीं है तो ई और सी एक सेट में आ गए। तो अगर मैं एक एक्स सेट तो क्या बनाऊँ, मैं एक्स सेट बनाऊँगा इनको लेकर और मैं वाई सेट बनाऊँगा इन वर्टेक्सेस को लेकर। तो आप देखोगे क्या कि इसके वर्टेक्स इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का जो ग्राफ होगा जो अलग अलग सेट है कि हम इसके लेके इससे बना रहे हैं और आपस में दोनों कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, ए बी कनेक्टेड नहीं है, बी एफ कनेक्टेड नहीं, तो इस तरफ का ग्राफ बाइपर्टाइट ग्राफ होता है। एक ग्राफ हो जाएगा इसी में कंप्लीट बाइपर्टाइट, कि कोई भी ग्राफ जो है आपका कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ कब कहलाएगा, जब कंप्लीटनेस की कंडीशन क्या है, सारे वर्टेक्स से जुड़े हुए हो। बाइपर्टाइट की कंडीशन क्या है, वर्टेक्स को दो टुकड़ों में तोड़ना है, आपस में कोई कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीट और बाइपर्टाइट दोनों को मिला दे, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होगा, सारे वर्टेक्स सारे से मिले हुए हो। तो इसमें जैसे ये ए जो है वो आपका एफ से नहीं मिला हुआ था, सी है वो आपका डी से नहीं मिला हुआ था, ठीक है, ओके। ये बी है, एफ, ये बी एफ से नहीं मिला हुआ था, इसी तरह से ये आपका एफ से नहीं मिला, इस तरह से। तो जब ये सारे के सारे वर्टेक्स एक दूसरे सेट में आपस में इस तरह से मिल जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, ओके, ठीक है। तो अब हम ये एग्जांपल देखेंगे कि क्या ये एग्जांपल आपको कह रहा है, शो दैट इफ ग्राफ है कोई GVE इज ए बाइपर्टाइट ग्राफ है जिसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, दैट द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन G कैन नॉट एक्सीडेड इन 1/4 n स्क्वायर। कि आपके पास n वर्टिसेस का कोई बाइपर्टाइट ग्राफ है तो उसमें एजेस की संख्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस तरह का ग्राफ बहुत सिंपल सा आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसको बहुत ईजी है प्रूफ करना, कोई टफ नहीं है। क्या है, आपको मान लो कोई भी आपका बाइपर्टाइट ग्राफ है, एनी बाइपर्टाइट ग्राफ KPQ, ठीक है, जिसमें एक सेट में P वर्टेक्स है, दूसरे सेट में Q वर्टेक्स है, तो KPQ लिख दिया मैंने, एक बाइपर्टाइट ग्राफ है KPQ, ठीक है। इसमें शीर्षों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, मैं कल बोल के बता रहा हूँ, P+Q, इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। दिख रहा है आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, P+Q, एक में P है एक में Q है, तो P+Q, जैसे पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था, एक में 3 एलिमेंट थे एक में 4 एलिमेंट थे, ठीक है, तो 7 अपने पास शीर्ष थे, स्वाभाविक बात है कि भाई P+Q होंगे शीर्ष, ओके। इसके बाद आप बताओ नंबर ऑफ एजेस की संख्या कितनी होगी, एक सेट में 5 एलिमेंट है, दूसरे सेट में A में 5 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, आप बता सकते हैं 5 × 3, अपन ने सेट पढ़ा था पहले लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें आपने देखा था कि कितने इसमें होंगे, सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक में 5 है एक में 3, तो 5 × 3। उसी तरह से एक सेट में P एलिमेंट है एक में Q है, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, P × Q, स्वाभाविक सी बात है। तो P × Q एक्चुअली में क्या है, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ के केस में अपन ने देखा था, एवरी वर्टेक्स अगर एवरी वर्टेक्स के साथ एज बना रहा है दूसरे सेट में, तो हमने देखा था उसको कंप्लीटनेस के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एजेस की संख्या कितनी हो जाएगी, P.Q, है ना। एक जैसे पिछले वाले केस में आपने देखा था कि एक में 3 है एक में 4 है पर कंप्लीट नहीं था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास एजेस कितने होंगे, P.Q, ठीक है, जब एक में P और एक में Q है। अच्छा, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा अधिकतम कब होगा, मैंने कहा मेरे पास दो संख्या है, उनका गुणा अधिकतम कब होगा, जब वो दोनों संख्या बराबर हो, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर 10 तक आपको दो संख्याएं चूज़ करनी है जिनका गुणा अधिकतम आए, ठीक है, और उनका योग 10 मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका अगर 9 लोगे तो 9 के साथ एक ही होगा जो 10 बनाएगा, तो 9 × 1 तो 9 ही हुआ, 8 के साथ 2 लोगे तो 8 दूनी 16, तो ऐसे करोगे तो केवल 5 वाला केस जो होगा जिसमें योग भी वो रहेगा और गुणा भी मैक्सिमम आएगा, तो केवल और केवल आपके पास यहाँ कितने n वर्टेक्स है ना, तो इसको जब दो टुकड़ों में तोड़ूँ बाइपर्टाइट करूँ तो क्या केस बनेगा, K n/2 × n/2, दोनों का सम तो n आ जाएगा, n नंबर वर्टेक्स, और एजेस की संख्या कितनी होगी, n/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो n²/4, ठीक है, वो भी कंप्लीटनेस की कंडीशन में, तो हो गया ना प्रूफ आपका। देन टोटल नंबर ऑफ एजेस इन G कैन नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होगी 1/4 n² से, तो ये 1/4 n² आ गया, बड़ा सिंपल था ना, ओके। एक चीज़ और होती है जिसको अपन बोलते हैं साइकिल। साइकिल किसको बोलते हैं कि किसी भी ग्राफ के जो पाथ है, डायरेक्टेड ग्राफ होना जरूरी है, ध्यान रखेंगे डायरेक्टेड शब्द को। कोई भी ग्राफ बनाया जो डायरेक्टेड है इस तरह से, तो उसमें सारे वर्टेक्स अगर डिस्टिंक्ट हो, केवल और केवल फर्स्ट
और लास्ट वाले को, फर्स्ट और एंड वर्टेक्स जो है दोनों सेम हो, बाकी सारे वर्टेक्स डिफरेंट हो, तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। जैसे इसमें ये हो गया साइकिल, ठीक है, इसमें यहाँ से चालू करो, सारे वर्टेक्स अलग है, केवल पहला और लास्ट वाला, तो ये साइकिल हो गया। तो इस तरह के ग्राफ को साइकिल बोलेंगे। और असाइकिल या एंटी साइकिल किसको बोलेंगे? जिसमें साइकिल, जिस ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट ना करे उसको अपन बोलेंगे असाइक्लिक ग्राफ, एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, इस तरह का ग्राफ। ओके, इसमें कोई साइकिल की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। साइकिल की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे सब ग्राफ। सब ग्राफ बेसिकली है, आपने सबसेट पढ़ रखा है सब लोगों ने, सबसेट वगैरह के बारे में, तो उसमें भी वो का वो कंसेप्ट ग्राफ में भी लगा सकते हैं। ग्राफ बेसिकली वी और ई, जिसमें वर्टेक्स का सेट है, एज का सेट है, उन वर्टेक्स को अपन एज के माध्यम से कनेक्ट करते हैं आपस में। इसी तरह से सब ग्राफ क्या होगा? किसी भी ग्राफ का एक ऐसा दूसरा ग्राफ, जी वी डैश ई डैश, वो जी वी ई का सब ग्राफ कब कहलाएगा? जब वी डैश जो हो आपका वी का सबसेट हो, ई डैश जो हो आपका एजेस का सबसेट वो इस ई का सबसेट हो, और जो वी डैश के जो इसके जो एंड पॉइंट है, जो एजेस के जो एंड पॉइंट है वो भी वी डैश में ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप एक ऐसा एज उठा लो, एक ऐसा एज जो सबसेट तो हो इसका, पर उसके जो एंड पॉइंट है ना दोनों, वो इसमें नहीं हो, तो वो फिर वो सब ग्राफ की डेफिनेशन को क्लियर नहीं करेगा। एज आपके पता है दो वर्टेक्स से मिलके ही एक एज बनेगा, पर आपने एक ऐसा ई डैश सबसेट बना लिया इस ई का जिसके दोनों एंड पॉइंट इस वी डैश में नहीं हो, तो वो भी सब ग्राफ नहीं कहलाएगा। तो ये कंडीशन लगी वी डैश सबसेट ऑफ वी, ई डैश सबसेट ऑफ वी, हुज एंड पॉइंट्स बिलोंग्स टू वी डैश, देन हम कहेंगे कि जी वी ई डैश जो है इसका जी वी ई का सब ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। एक शब्द और यूज होता है सुपर ग्राफ, तो हम क्या बोलेंगे? जी वी ई जो है वो जी वी ई डैश का सुपर ग्राफ है, ठीक है। मतलब सब ग्राफ और सुपर ग्राफ साथ साथ में चलते हैं। एग्जाम्पल से बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल बना लिया, चलो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ओके, इस तरह का मैंने एक ग्राफ बनाया कार्डियोइड टाइप का, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ ओके ये ले लिया मैंने पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें मैंने पहले E1, ये E2 है, ये E3 है, E4 है, E5, E6, E7, E8, 8 इसमें एजेस है आपके, ठीक है। और वर्टेक्स में लिख रहा हूँ आपके V1, V2, V3 एंड V4, 4 वर्टेक्स है और 8 एज है, इस तरह का। तो मैं इसका एक सब ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसका सब ग्राफ ऐसा बना देता हूँ, ये सिर्फ ये वाला, जिसमें V1 आपका V2 है, ये V3 है और यहाँ V4 है, ठीक है। और ये E1, ये E2, ये E3 और ये E4। ओके, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये इसका सब ग्राफ है ना। क्योंकि जब मैं इसके वर्टेक्स की बात करूँ तो वो इसके वर्टेक्स के सबसेट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक बात है। इसके एजेस इसके एज के सबसेट में आएंगे, और कोई सा भी एज देख लो जिसके एंड पॉइंट उस वी डैश में जरूर है, तो ये इसका सब ग्राफ हो गया। क्लियर हो गया आपको ना, इस तरह से। और एक डेफिनेशन और आती है स्पानिंग सब ग्राफ, या है ना, स्पानिंग सब ग्राफ किसको बोलेंगे? जिसको जनक बोलते हैं। तो कोई भी ग्राफ है, ठीक है, उसका एक मैक्सिमल सब ग्राफ, मैक्सिमल के टर्म में इसलिए यूज करूँ जो सबसे बड़ा सब ग्राफ बनेगा सारे वर्टेक्स को लेके। तो इसमें 4 वर्टेक्स है, इसके चारों वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए मैंने सब ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो इस तरह के सब ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? स्पानिंग सब ग्राफ, ठीक है। मैंने शब्द यहाँ लिखा नहीं है। अब मैं 2 आपके सब ग्राफ की बात करूँगा, इंड्यूस्ड सब ग्राफ, वर्टेक्स इंड्यूस्ड और एज इंड्यूस्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रेरित सब ग्राफ की, प्रेरित उपग्राफ यानी इंड्यूस्ड सब ग्राफ की। तो बेसिकली इंड्यूस्ड सब ग्राफ क्या है, उसके लिए मैंने आपको जो 2 हैं आपके पास, वर्टेक्स इंड्यूस्ड सब ग्राफ और एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ, ठीक है। तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, जिसमें आपके पास 6 वर्टेक्स है, ABCDEF, और उनकी एजेस है GVE, है ना। उसको एक्सपांड करके मैंने लिखा है। तो इस तरह का आपका ग्राफ है, आप देखेंगे तो AB है आपके पास प्रेजेंट है, AE प्रेजेंट है, इस तरह से वो पूरा मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है। ओके, तो अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि अपने को वर्टेक्स इंड्यूस सब ग्राफ किसको कहते हैं। वर्टेक्स इंड्यूस सब ग्राफ बेसिकली जो वर्टेक्स के माध्यम से इंड्यूस हो, वर्टेक्स से प्रेरित हो, ठीक है। तो हम उसमें क्या जो डेफिनेशन है बेसिकली, अब जैसे मैंने इसमें से एक ये बनाया सेट, जिसका सब ग्राफ बना रहा हूँ वर्टेक्स वाला, जिसमें सारे वर्टेक्स इसके इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ A, B और E, ठीक है। और बना किस तरह से रहा हूँ, और जो एजेस बना रहा हूँ सिर्फ मैं AE, ठीक है। ओके, अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूँ, यानी इसमें मैंने ये बना दिया A, E
और बी, है ना, और केवल ए ही एज बनाया, तब ये वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ की कि आप कोई भी ऐसा इस तरह का आइसोलेटेड वर्टेक्स उसमें अलग नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? कारण, जब आप सबग्राफ बना रहे हो जो वर्टेक्स से प्रेरित हो रहा है, ठीक है, तब आप ये देखोगे कि ए है, ई है, बी है, ओरिजिनल ग्राफ में भी ए, ई, बी दो तीनों है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये सब ग्राफ तो है इसका, कहीं दिक्कत नहीं, ए ई उसमें है, ए ई उसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये देखोगे कि ए ई उसमें कनेक्टेड है वर्टेक्स दोनों, ए बी उसमें कनेक्टेड है, पर इसमें कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में ये आपका वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ नहीं होगा। अगर ये मैं बना दूँ भुजा एक और, तब ये वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ हो जाएगा। बस ये एक लाइन और बनाते हैं ये वर्टेक्स, क्योंकि जो सबग्राफ में दो वर्टेक्सेस जुड़े हुए हैं वो ओरिजिनल ग्राफ में भी जुड़े हुए होने चाहिए। जो वर्टेक्स आप इसमें यूज़ कर रहे हो वो ओरिजिनल ग्राफ के अंदर भी जुड़े हुए होंगे, तभी हम क्या कहेंगे, उसको वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ कहेंगे। अगर आपने दो वर्टेक्स इसमें कोई से और ले ली, जैसे मैंने यहाँ एफ और बना दिया मान लो, ठीक है, और मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो फिर वो उसकी कंडीशन खत्म हो जाएगी। जैसे ही मेरे को पता चला बी और एफ ओरिजिनल में भी जुड़े हुए हैं, तो हमको बी एफ को जोड़ना है, ई एफ जुड़ा हुआ है तो ई एफ को जोड़ना पड़ेगा। उसी केस में वो वर्टेक्स इंड्यूस्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें मैंने चार वर्टेक्स लेके बना दिया, एक जी बना दिया, क्या केवल वर्टेक्स लिख रहा हूँ मैं आपका इस बार, ई, बी, सी और एफ, ठीक है, इसको लेके मैं बनाता हूँ, क्या दिक्कत है, ये बन गया। मैं एकदम ओरिजिनल फॉर्म की तरह बनाना चाह रहा हूँ, इस तरह से, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो गया, ये डी हो गया। तो मैंने जैसे सारे एज कनेक्ट कर दिया, सी और एफ ओरिजिनल ग्राफ में कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये एक तरह से वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ हो गया। डी और एफ इसमें कनेक्टेड नहीं है, ओरिजिनल में भी कनेक्टेड नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबग्राफ भी है और वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ भी है। ओके, अब हम बात करते हैं एज इंड्यूस्ड सबग्राफ की, ठीक है। एज इंड्यूस्ड सबग्राफ क्या है, जो उसको वर्टेक्स इंड्यूस्ड सबग्राफ से अलग करता है। इसमें हम बात करेंगे एज की, ठीक है, कैसे। ओके, मैंने पहला बनाया सबग्राफ, ठीक है, क्या इस शेप का बनाता हूं मैं, ई, ए, बी और एफ। ओके, इसकी हम बात करते हैं। तो वर्टेक्स इंड्यूस से जो चीज़ को अलग बनाती वो है, जैसे मैंने ए, ई, एफ, बी लिया है, तो इसमें हर एक वर्टेक्स उस पर एक इंसिडेंस होना चाहिए, यानी कोई ना कोई एज आपतित होनी चाहिए जो ओरिजिनल ग्राफ में आपतित है। तो ये एज इंड्यूस्ड सबग्राफ नहीं है, सबग्राफ तो है क्योंकि ए, बी, ई और एफ उसमें भी है, ओरिजिनल में ए, बी, ई, एफ है, पर इसमें आप देखोगे ए, ई है, उसमें भी ए, ई है, उसमें ए, बी, उसमें भी ए, बी है, पर एफ से पर एक भी आपतित वर्टेक्स एज नहीं है ऐसा। तो मैंने इसमें अगर ये बना देता हूँ केवल और केवल बी और एफ, तो ये एज इंड्यूस्ड सबग्राफ हो जाएगा, यानी कि इस वर्टेक्स पर आपतित जो है ये ऐसे अलग थलग नहीं रख सकते हम इसको, इस पर आपतित कोई ना कोई एज होना चाहिए। तो ये एक तरह का एज इंड्यूस्ड सबग्राफ हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अलग कर देता हूँ तो भी एज इंड्यूस्ड सबग्राफ है ये, क्योंकि हमने एज कंप्लीट रखे हैं, ठीक है ना, वर्टेक्स को कोई अलग नहीं छोड़ा। तो ठीक है, एक और अगर हम इसमें एज इंड्यूस का अगर एग्जांपल लेना चाहें तो मैं चलो ये वाला ले लेते हैं, ए, बी, सी और एक इसको मिला देते हैं एफ, ठीक है। तो किसी भी वर्टेक्स को हमने अलग नहीं छोड़ा। ओके, एक ये भी बना देते हैं, चलो ई और ये डी। तो ये भी एज इंड्यूस्ड सबग्राफ है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हमने किसी भी वर्टेक्स से आपतित एक एज उसमें लिया है। सारे एज आना जरूरी नहीं, जैसे मैंने ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, पर जरूरी नहीं इनको लेना, पर उसको अलग नहीं छोड़ सकते, उस पर आपतित कोई ना कोई एज उसमें होना चाहिए। एज की बात हो रही है इसलिए इसको एज इंड्यूस्ड सबग्राफ कहा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया, वर्टेक्स में वर्टेक्स की बात, एज में एज की बात, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ के इंटरसेक्शन के बारे में क्या होगा, ग्राफ का यूनियन कैसा होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।